हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 में हैं विनोबा विश्वविद्यालय में और अभी बाकी मेजर पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है, अब माइनर की बारी है जिसको एसी पेपर बोलते हैं। तो जिन लोगों का हिस्ट्री का माइनर पेपर का हम लोग वीडियो बना चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस, जिन लोगों का माइनर में पॉलिटिकल साइंस है उनका हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये माइनर पॉलिटिकल के लिए ध्यान रखिएगा, ये माइनर पॉलिटिकल के लिए वीडियो है। वैसे मेजर पॉलिटिकल में भी सेम पढ़ना है। पॉलिटिकल मेजर में और पॉलिटिकल माइनर का जो सिलेबस है वो सेम है। तो सेम ये है, मेजर का तो एग्जाम हो चुका है, माइनर जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए हम लोग 2-3 वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे के सारे यूनिट को कवर कर ले। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है? तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों को फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट के अंदर दोस्तों हमको पढ़ना है भारत के संविधान के बारे में। प्रीएम्बल, प्रस्तावना, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान का विशेषता पढ़ना है। ये भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। और मैं आपसे सब लोगों से बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। इससे हम लोगों को फीडबैक समझ में आएगा कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ज़रूर फीडबैक दीजिए, अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि हम लोगों ने जो बीएससी पेपर पढ़ा है, एईसी पेपर पढ़ा है, इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये ज़रूर बताइएगा, है ना। अभी हम लोग इस सेमेस्टर 1 में कुछ ऐसे पेपर थे मेजर पेपर, या कुछ ऐसे माइनर थे, या कुछ ऐसे एमडीसी पेपर हैं जिनका क्लास हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेमेस्टर 2 से जितने मेजर होंगे सारे मेजर के क्लासेस हमारे यहाँ होंगे। सारे मेजर के पीडीएफ कोर्सेस हमारे यहाँ होंगे। पीडीएफ कोर्स साइंस में 2-3 मेजर है जिसका पीडीएफ कोर्स अवेलेबल होगा। अगर क्लास अवेलेबल नहीं हो पाया तो पीडीएफ कोर्स सारा का सारा अवेलेबल होगा यहीं पे, याद रखना इस चीज़ को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट में है, प्रस्तावना क्या है, प्रीएम्बल क्या है, सब जानते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, संविधान में एक प्रस्तावना होता है जिसमें लिखा रहता था हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जो यहाँ लिखा है। तो प्रस्तावना प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रारंभिक भाग है, स्टार्टिंग पोर्शन है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल शब्दों का वर्णन किया गया है। और यह भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो संविधान का दर्शन कराता है। संविधान कब अपनाया गया? तो सब लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ और इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1949 को बन के। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश। भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करने वाला। यहाँ कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान जो है वो उसमें आधिकारिक धर्म है, ठीक है, वहाँ पे एक आधिकारिक धर्म है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होगा। यहाँ कोई विशेष धर्म नहीं है। ये संविधान में अच्छा, ये शुरुआत से ही जोड़ा गया था या बाद में जोड़ा गया? तो ये संविधान में शुरू से नहीं था। सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया, शुरू से ही नहीं था ये। भारतीय संविधान की 4 विशेषता बताइए। भारत के संविधान का 4 विशेषता क्या क्या है? ये देखो, बहुत बच्चा लोग ये डिमांड करता है ना कि सर पूरा लंबा लंबा बताइए ना। सर भाई, आप 20 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि सर इतना में 15 नंबर कैसे लिखेंगे, बताइए। अब उसका सवाल का जवाब दीजिए। एक पेज में आप एक पेज पढ़ाते हैं, 15 नंबर का कैसे लिखेंगे? भाई आपका बात सही है, 15 नंबर का एक पेज में नहीं लिख सकते, लेकिन हम 15 नंबर के लिए 4 पेज का अगर थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप बोर फील करोगे। हमारा काम है पॉइंट को समझाना। पॉइंट समझाएंगे, पॉइंट अपने दिमाग में सेट रखिए। आप एक दिन में पूरा का पूरा याद तो नहीं कर सकते ना, तो पॉइंट याद रहेगा ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। याद रखिएगा इसको। तो पॉइंट आपको याद रहेगा तो आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला विशेषता भारतीय संविधान का है कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है। बहुत सारे देश का संविधान लिखित नहीं है और विस्तृत संविधान है। दूसरा है भारत में संघीय व्यवस्था है। संघीय मतलब यहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों जो है सरकार सत्ता चलाती है। यहाँ पे संघ सिस्टम है, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन है, केंद्र के पास भी और राज्य के पास। लेकिन आपातकाल के समय सारी शक्ति किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास आ जाती है। फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, 6 अधिकार दिए गए हमारे देश के नागरिकों को। मौलिक अधिकार 6 दिए गए, जिसमें हम समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था। सब कुछ संसद तय करेगा, कोई राष्ट्रपति का शासन नहीं रहता है, सब कुछ संसद तय करेगा। ये 4 विशेषताएं भारतीय संविधान की आपके सामने दिखी गया। भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, संप्रभु और गणराज्य का अर्थ क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है कि अपने ऊपर, ध्यान रखना है, संप्रभु का मतलब क्या होता है? बोलता है संप्रभु और गणराज्य शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित तो एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह भारत के राजनीतिक स्वरूप और प्रकृति को स्पष्ट करती है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है, संप्रभु का अर्थ होता है भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र देश है, अपने ऊपर निर्भर करता है किसी पर, और सर्वोच्च सत्ता वाला देश है। या किसी बाहरी शक्ति या किसी बाहरी
बाहर के देशों के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन 1947 से पहले हम थे। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को खुद से सलटने का क्षमता रखता है, खुद से निपटने का क्षमता रखता है, इसको बोलते हैं संप्रभु। और रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक कौन सा होता है, तो भारत, ध्यान रखिएगा, गणराज्य का अर्थ होता है कि देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। भारत का नेता कौन होगा, भारत का भाग्य विधाता कौन होगा, भारत का राजा कौन होगा, ये जनता चुनती है, इसलिए इसको गणराज्य बोलते हैं, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब है ये गणराज्य है, यहाँ पे जनता चुनती है कि उसका मालिक कौन होगा। और संप्रभु का मतलब है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का कोई वर्चस्व नहीं है, हम अपना निर्णय खुद लेते हैं, हम अपनी विदेश नीति, अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों को खुद से निपटते हैं, किसी का हाथ हमारे ऊपर नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिन पर किसी देश का हाथ है, वो अपने से कुछ नहीं कर सकते। प्रस्तावना और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तावना आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक परिचय पत्र है, वो आइडेंटिटी कार्ड है। इसमें संविधान का सार और संक्षिप्त विवरण होता है, ठीक है। प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड भी कहा है, संविधान का आइडेंटिटी कार्ड। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना का मुख्य घटक क्या है, तो पहला, ये शक्ति का स्रोत है, यहीं से पता चलता है कि हमारे संविधान की क्या शक्ति है। ये भारतीय राज्य की प्रकृति को बताता है। तीसरा, ये संविधान के उद्देश्य को बताता है, वहाँ लिखा है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और ये अपनाने की तिथि को यहाँ बताता है कि वहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तावना आप पढ़ते होंगे तो लिखा होगा 26 नवंबर 1949 को यह पारित किया गया था, इसके भी बारे में बताता है। मुख्य बातें क्या है, तो याद रखना, संप्रभु का मतलब है कि हम हर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। भारत एक स्वतंत्र देश है या किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी का मतलब है कि इसमें 42वें संशोधन 1976 में द्वारा इसको समाजवादी जोड़ा गया कि इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, अवसर की असमानता को समाप्त करना है, सबको समान अवसर देना है, समाजवादी हुई। पंथ निरपेक्ष मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना है, किसी विशेष धर्म के बारे में बात नहीं करना। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतंत्र, यहाँ जनता चुनती है, जिसको गणराज्य बोलते हैं, जनता चुनती है कि उसकी सरकार क्या कौन होगी, उसी को रिपब्लिक बोलते हैं। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, जनता राजा बनाती है। प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के लिए न्यायपालिका और मार्गदर्शक का काम करता है। प्रस्तावना अंतिम शक्ति का प्रतीक है, फाइनल, जिसको बोलते हैं ना, सोर्स ऑफ पावर एंड लिमिटेशन। और प्रस्तावना लक्ष्य निर्धारण करती है, प्रस्तावना भारत में लक्ष्य निर्धारण करती है कि क्या होगा भारत के लिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए, फर्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। दुनिया का भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। दूसरा, यह कठोरता भी रखता है, कुछ मामलों में यह भारतीय संविधान कठोर है और कुछ मामले में लचीलापन है। जैसे फंडामेंटल राइट, हमारे मूलभूत अधिकार को दुनिया में कोई बदल नहीं सकता है। कोई सरकार आ जाए, मोदी जी को सब सीटें मिल जाए, फिर भी हमारा फंडामेंटल राइट जो है उसको बदल नहीं सकता। तो कुछ मामले में भारत का संविधान कठोर है, उसको कोई नहीं बदल सकता, और कुछ मामले में उसको बदला जा सकता है। तभी तो इतने सारे कानून आ रहे हैं। जितने कानून सरकार बनाती है वो संविधान में बदलाव करके ही तो बनाती है। तो कुछ मामले में संविधान बदला जा सकता है, कुछ मामले में संविधान नहीं बदला जा सकता। यहाँ संसदीय प्रणाली है, सब कुछ संसद तय करेगा। यहाँ सब कुछ कौन तय करेगा, संसदीय प्रणाली है। बोलता है कि ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित होकर भारत में केंद्र और राज्यों दोनों स्तर पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। और इसमें राष्ट्रपति खाली नाम मात्र का है, कोई मतलब नहीं है। मेन है प्रधानमंत्री, मेन क्या है, प्रधानमंत्री। एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। बोलता है यहाँ फेडरल सिस्टम है। संघीय व्यवस्था मतलब है यहाँ शक्तियों का विभाजन है, राज्य के पास कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है, कुछ शक्तियां राज्यों के पास है, कुछ शक्तियां केंद्र के पास है। तो राज्यों का विभाजन है, सारा कुछ केंद्र के पास नहीं। अगर सब कुछ केंद्र के पास होगा तो एक ही सत्ता होगी, जैसे अमेरिका में देखने को मिलता है, रूस में देखने को मिलता है। यहाँ अलग अलग सिस्टम है, राज्यों के पास भी शक्तियाँ। हमारे फंडामेंटल राइट है जो भाग 3 में लिखा हुआ, पार्ट 3 में 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए, 6 मौलिक अधिकार। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी दिया हुआ है, और स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, जो कि अलग है सबसे। और भारत एक कौन सा देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये भारत के संविधान के। अब नेक्स्ट यूनिट में फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, बहुत छोटा चीज़ है। बताइए फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में समानता का अधिकार क्या बताता है, समानता अधिकार बताता है हर व्यक्ति को न जाति, धर्म, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर सबको एक जैसा देखना होगा, समान व्यवहार करना होगा। तो बोला जाता है समानता का अधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो 2 मौलिक अधिकार है, पहला राइट टू इक्वालिटी, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, और दूसरा क्या है, राइट टू फ्रीडम, हर व्यक्ति को बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार है, वो बोल सकता है कुछ भी। दूसरा, कहीं भी बिजनेस चला सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है, उसको आने जाने में कहीं किसी तरह का रुकावट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, तो याद रखिए कि नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते अगर हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार है, तो कुछ हमारे कर्तव्य भी होंगे भारत के नागरिक होने के नाते। कर्तव्य याद रखिएगा, अधिकार सब याद रखता है। बोलता है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वैसे उससे ज़्यादा है, लेकिन हम लोग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बात करते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय होने के नाते, लेकिन हम लोग अपने अधिकार को जानते हैं। बोलता है मेरा अधिकार है बोलने का अधिकार, वो अच्छी बात है, आपका अधिकार है, उसका यूज कीजिए, लेकिन कुछ आपके कर्तव्य भी हैं अपने देश के प्रति। चलो, पहला कर्तव्य है संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करना। पहला कर्तव्य है संविधान का, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का, मतलब आज़ादी की लड़ाई में जो शहीद हुए हमारे नायक हैं उनको याद करना, उनको सम्मान देना, उनका अपमान नहीं करना। दूसरा ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी। तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, बनाए रखना। चौथा फंडामेंटल ड्यूटी है आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना। पांचवी ड्यूटी है सभी लोगों के बीच भाईचारा और सद्भाव बनाए रखना, सभी लोगों के बीच भाईचारा और सद्भाव को बनाए रखना एक ड्यूटी है। उसके बाद है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। अब हमारे पूरा जो संस्कृति है उसको बचा कर रखना। पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा भावना को विकसित करना, मतलब कुछ नया सोचने की शक्ति डेवलप करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये मेरी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, कि रेलवे को जलने से बचाएं, जलाएं नहीं। सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करने का प्रयास करना, कि हर क्षेत्र में हम अच्छा करें। और एक और कर्तव्य है कि पिता और अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं, शिक्षित करें। यह कर्तव्य है हमारा और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फंडामेंटल राइट क्या है, तो पहला राइट आप जानते हैं समानता का अधिकार, जाति हर जगह पे, मतलब रोजगार का अवसर हो तो समान अवसर मिले, शिक्षा का समान अवसर मिले, जीवन का समान अवसर मिले, छुआछूत भागना चाहिए, सब समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति, यह अधिकार नागरिकों को अभिव्यक्ति अपनी बातों को रखने का स्वतंत्रता है, सभा करने का, संघ बनाने का, आवागमन, एक जगह से दूसरे जगह जाना, विचार करना, बिजनेस करना, हर चीज़ की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार हमारे पास है। कि मानव तस्करी है, बंधुआ मजदूरी है, खतरनाक कार्यों में बाल श्रम को लगाया जा रहा है, तो उसका विरुद्ध हमारा अधिकार है कि हम उसको जो है हल्ला कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में हर धर्म को अपना जो काम है उसको करने में दिक्कत नहीं है। अब कोई मुस्लिम धर्म वाले हैं तो अपने काम को करेंगे, हिंदू धर्म वाले अपने काम को करेंगे, हर व्यक्ति को अपने धर्म पालन में का अधिकार है, वो किसको कोई नहीं रोक सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, बोलता है हमारे यहाँ सबसे पहला है कि यह अधिकार अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा करता है। जैसे हमारे यहाँ आदिवासी समाज रहते हैं तो आदिवासी समाज की लिपि, उसकी संस्कृति की रक्षा करना भारत का कर्तव्य है कि उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मूलवासी वही है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर कानून की दृष्टि में सबका न्याय होगा तो सबको एक जैसा न्याय होना चाहिए, चाहे वो गरीब है अमीर है, पक्षपात नहीं होना चाहिए, न्याय सबको एक जैसा समान मिलना चाहिए, उसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर बताइए। तो भाई अधिकार हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, और कर्तव्य हमें बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना। अधिकार बताते हैं कि क्या करना है और कर्तव्य बताते हैं कि क्या नहीं करना है। देखिए, नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार को हम अधिकार बोलेंगे और कर्तव्य को कर्तव्य बोलेंगे। ये कानूनी तौर पर मिलता है या नैतिक तौर पर मिलता है, ये न्यायालय द्वारा लागू होता है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है स्वतंत्रता और समानता लागू करना, इसका उद्देश्य होता है अनुशासन और देशभक्ति बढ़ाना। ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखा हुआ है और भाग 4A में लिखा हुआ है। इसमें 6 अधिकार हैं, इसमें 11 ड्यूटी है। इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मेरा कोई फंडामेंटल राइट अगर मिसबिहेव करेगा, उसको गलत मिसयूज करेगा, तो हम जा सकते हैं कोर्ट में, और यहाँ पे कोर्ट नहीं जा सकते। इसीलिए देश के लोग अपने देश के प्रति सम्मान नहीं देते, ये नहीं है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति स्वतंत्र है यहाँ पे, जबकि यहाँ राष्ट्र का हित होता है सबसे पहले। और नागरिकों के अधिकार है, वहाँ नागरिकों के कर्तव्य है। ये स्वतंत्रता प्रदान करती है और वो आपको जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट क्या होता है, तो चलिए इस यूनिट को भी खत्म करते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व ये बताता है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए सिद्धांत है। ये सरकार को कानून,
नीति बनाते समय मार्गदर्शन प्रदान करता है। कैसे नीति बनाना चाहिए, कैसे कानून बनाना चाहिए ताकि वो कल्याणकारी राज्य हो, एक वेलफेयर स्टेट बने जिसमें लोगों का कल्याण हो, ऐसा कानून बनाना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, कोर्ट इसको लागू नहीं कर सकता, सरकारें इसको लागू कर सकती है। यदि इसका पालन नहीं होता है तो नागरिक अदालत नहीं जा सकता। फिर भी ये देश के शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सरकारों का कर्तव्य है कि वे उन्हें लागू करें। इनका उद्देश्य क्या है? असमानता को दूर करना, सब में एक जैसा व्यवहार करना, सभी को समान अवसर देना, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, संसाधनों का उचित वितरण करना और पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। जैसे यहाँ पे देखिए निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है। अगला क्वेश्चन है कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट लागू किए जा सकते हैं? तो ये लागू करना और नहीं करना ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। एक जनता अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट नहीं लागू होता है तो कोई भी पब्लिक कोर्ट नहीं जा सकता, याद रखिएगा। तो बोलता है कि नहीं, भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्व का कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी अदालत में भी इसका फैसला नहीं हो सकता। ये सरकार के ऊपर है, सरकार चाहेगी तो लागू करेगी, चाहेगी तो नहीं लागू करेगी। 4 नीति निर्देशक तत्वों को बताइए। तो पहला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। जो महिला पुरुष का देखिएगा सैलरी अलग होता था, उसके लिए पहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है कि भाई अगर महिला उतने काम करे, पुरुष भी उतने काम करे तो पैसा बराबर होना चाहिए, कोई पैसा कम क्यों हो रहा है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलना चाहिए जो 6 से 14 साल के उम्र का है। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल, जन कल्याण को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा घर की सुविधा दीजिए, हेल्थ की सुविधा दीजिए, उनको रोजगार, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, ये सब की सुविधा दीजिए। और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है। इसका महत्व पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। तो याद रखना कि हम लोग जो बोल रहे हैं नीति निर्देशक तत्व है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, ये पूछ रहा है कि क्या महत्व है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट नीति निर्देशक तत्व का। तो पहला याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। नीति निर्देशक तत्व के कारण ही सरकारें कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती है और इससे कल्याणकारी राज्य स्थापित होता है। नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। नीति निर्देशक तत्व जो है वो कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो नीति बनता है, नियम बनता है, उसके निर्माण में मार्गदर्शन करता है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा तो इससे सामाजिक न्याय को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक समानता और विकास की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो नीति निर्देशक तत्व है ये आर्थिक समानता और विकास की बात करता है। नीति निर्देशक तत्व कमजोर वर्गों की सुरक्षा प्रदान करता है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है। इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर में सुधार करता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी को बताता है और नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। नीति निर्देशक तत्वों को विस्तार से समझाई, फिर वही चीज आ गया। नीति निर्देशक तत्व क्या है ये तो अभी बता चुके हैं। गैर न्यायपूर्ण, न्याय योग्य होना चाहिए, नैतिक कर्तव्य बनता है। जन कल्याण, इसमें ध्यान रखना होगा कि जनता का लचीला होता है, जब हम चाहें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मूल अधिकारों का पूरक है, जहां मेरा अधिकार है उस जगह पे इसको पूरा लगाया जा सकता है। ये नीति निर्देशक तत्व का अगला क्वेश्चन। अरे भाई कितना कहानी दे दिया इसमें। अब नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? तो भाई मौलिक अधिकार लागू करने ही पड़ेंगे, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है, हम केस कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व सरकार लागू कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर नहीं करेगी तो आप केस नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। इसलिए ये तो जरूरी है, एकदम कंपलसरी है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट नीति निर्देशक तत्व कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ा जा सकता है। देखिए थोड़ा सा चला देते हैं ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। थोड़ा सा चला देते हैं ताकि आपको लिखने में क्या हो, सुविधा हो सके। ये है हमारा नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोग ये 3 यूनिट को हम लोग एक वीडियो में लेक्चर दे लिए। 3 यूनिट का, 3 यूनिट का वीडियो देखिए और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर 2 में। तो आप लोग लेक्चर 1 को देखिए अच्छे से और कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय लिखिए क्या आप चाहते हैं।